आज का टॉपिक है ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस बहुत बेसिक सा एक प्रोसेस है जिसकी हेल्प से कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी की नीड्स को पूरा करता है, और ये बिना ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट के होता है। होता कहाँ पे है ये? इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म। बेसिक बात है, ठीक है। इसको पास कर दें। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज जो हम लोग डाइट में लेते हैं, ग्लूकोज को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करता है? पायरुविक एसिड। और क्या क्या इसका एंड प्रोडक्ट होता है? NADH। एक NADH होता है और एक ATP। ये तो पता होगा। हाँ, मतलब दो होता है, मतलब बता रहे हैं इसमें बनता क्या है। NADH बनता है और ATP बनता है और पायरुविक एसिड, यानी कि ये तीन चीज़ हमको मिलते हैं कौन सी प्रोसेस में? ग्लाइकोलिसिस में। होती कहाँ पे है ये साइटोप्लाज्म में। ये पायरुविक एसिड दोबारा फिर कहाँ जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में इसके साथ कुछ दो प्रोसेस और होती है। ठीक है, एक होती है क्रेब्स साइकिल और दूसरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। और इसमें लिंक रिएक्शन बीच में होती है, वो तो अलग बात है। तो इसके एंड में क्या बनता है बताओ? एंड में NADH से सारे NADH ATP में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल ये पूरी प्रोसेस हो क्यों रही है? सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए। ठीक है, अब सेल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट में क्या, जैसे हम खाना खाते हैं तो फूड के डाइजेशन के बाद ग्लूकोज बनता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज की हेल्प से हम लोग एनर्जी के रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे। अब देखो, एक फंडामेंटल एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है लीवर के बारे में। ये हमारा लीवर है। लीवर बहुत सारे फंक्शन करता है, उसमें से एक फंक्शन है हमारे ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना। ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखना। अभी देखो, जब हम खाना खाते हैं ना, खाना खाने के जस्ट बाद जब खाना पचता है तो बहुत सारा ग्लूकोज हमारे पोर्टल वेन में ब्लड में आता है। ब्लड में कैसे? डाइजेस्ट होने के बाद पोर्टल वेन के थ्रू हमारे जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ से पोर्टल वेन आती है। और वो पोर्टल वेन कहाँ जाती है बताओ? लीवर में। PV पोर्टल वेन। और इस पोर्टल वेन में जो ब्लड होता है, उस ब्लड में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता है। कब ज़्यादा होता है? खाना खाने के बाद। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो, अगर ये डायरेक्ट ये ग्लूकोज पोर्टल वेन में नहीं जाता, डायरेक्ट सिस्टमिक सर्कुलेशन में चला जाता, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, तो हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन होती। तो इसको बचाने के लिए क्या होता है कि पोर्टल वेन के थ्रू जब पोर्टल वेन के थ्रू जब हाई ग्लूकोज वाला सिस्टम जाता है ना, तो ये लीवर इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में। यानी कि अगर डायरेक्टली ब्लड में जाता है तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, लेकिन लीवर में गया तो लीवर ने इसको स्टोर करके रख लिया, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर कर लिया, और धीरे धीरे अब ब्लड में ये ग्लूकोज पहुंचा रहा है। तो यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्टडी स्टेट में रख रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं दे रहा। ठीक है, एक कंडीशन ही हो गई। अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ेगा तो लीवर कैसे काम कर रहा है? तुरंत उसको ग्लाइकोजन में स्टोर कर लेता है। ठीक है, दूसरा क्या है तरीका? हाइपोग्लाइसीमिया। खाना ही नहीं खाए, स्टारवेशन की कंडीशन में, जब खूब काफ़ी टाइम से खाना नहीं खाया, ब्लड ग्लूकोज लेवल गिर रहा है, तो जो ग्लूकोज इसके अंदर स्टोर्ड था, वो ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन इसके अंदर स्टोर था वो ग्लूकोज के फॉर्म में टूटता है और दोबारा से ब्लड में चला जाता है। ठीक है, तो ब्लड का लेवल अभी मेंटेन हो रहा है। मतलब अगर ब्लड का ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है तो इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा, और अगर घट रहा है तो इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, उस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट। तो इस तरीके से क्या हो रहा है कि ब्लड का ग्लूकोज का लेवल स्टेडी स्टेट में लीवर मेंटेन करता है। तो ये कंसेप्ट हो गया। अब देखो, क्या है कि सुनो, एक चीज़ और ये भी है। एक जो हमारा ब्लड होता है, हमारी देखो ये सेल है और ये ब्लड है, मतलब ब्लड वेसल है, और इसके अंदर ब्लड है। ठीक है, ब्लड वेसल में कैपिलरीज होती है। ठीक है, यहाँ से आर्टरी आई, यहाँ से वेन जा रही है, ये कैपिलरीज है, और ये हमारी बॉडी टिश्यू है। ठीक है, बॉडी की टिश्यू सेल है। तो देखो, जो हमारी कैपिलरी होती है ना, कैपिलरी जो हमारा ब्लड का प्लाज्मा और इंटरसेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर। तो ECF और प्लाज्मा में जो ग्लूकोज का एक्सचेंज है ना, बहुत स्मूथली होता है। मतलब ग्लूकोज ECF और कैपिलरी और प्लाज्मा बहुत यूनिफॉर्मली जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे 50 होगा, 50 कंसनट्रेशन है, तो यहाँ पे 50 होगी, मतलब बराबर। बहुत ईजीली क्या है कि ग्लूकोज
ट्रैवल कर सकता है कैपिलरी और ईसीएफ में, ठीक है। आईसीएफ में नहीं होता, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और प्लाज्मा में हो सकता है, लेकिन आईसीएफ में नहीं हो सकता। आईसीएफ में क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेल के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, ग्लूकोज को प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करना पड़ेगा, यानी कि उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो ईसीएफ और प्लाज्मा में ग्लूकोज का कंसनट्रेशन सेम होता है, लेकिन आईसीएफ और ईसीएफ में वेरी करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसके पास क्या होता है, इसको फैसिलिटी चाहिए, ठीक है। ग्लूकोज एक बड़ा मॉलिक्यूल है, उसको सेल मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस नहीं करवा सकते। तो अब हम पढ़ते हैं ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा सेल्स के अंदर। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, ये दोनों इजीली आ जा रहा है, लेकिन अब सेल के अंदर कैसे ग्लूकोज पहुंचेगा? क्योंकि देखो ग्लाइकोलिसिस क्या है? ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना, और पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करते कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। कहाँ करते हैं? साइटोप्लाज्म में। अब पहले तो ग्लूकोज जो खाया इंटेस्टाइन में पहुंचा, पचने के बाद ब्लड में आया, ब्लड में पहुंचने के बाद यहाँ पे प्लाज्मा में आया, प्लाज्मा से ईसीएफ में आया। अब ईसीएफ से सेल में पहुंचाना है, तो पहले ग्लूकोज को सेल में पहुंचाओ, फिर उसके बाद ग्लाइकोसिस होगी ना, तब सेल में पहुंचाते हैं। तो ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्ट है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट दो तरीके से होता है। एक होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में, और एक होता है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये पढ़े होगे ना, सोडियम ग्लूकोज टू। इसे कौन सा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्राइमरी की सेकेंडरी? सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ये बताना है और ये बताना है। देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न जो होता है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे प्रोटीन होंगे, ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर होंगे, जो ईसीएफ से सेल के बाहर वाले फ्लूइड से सेल के अंदर, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, इसको यहाँ से अंदर पहुँचाना। तो इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को ही पढ़ते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर की बात होने वाली है। किसकी बात होने वाली है? ट्रांसपोर्टर। फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में किसका काम आएगा? ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट, यानी कि ये वही है GLUT, आइए समझ में, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर। तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कई तरह के होते हैं, 14 टाइप्स के डिस्कवर्ड है, 14 टाइप्स के डिस्कवर्ड है। इसमें से कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 और 7 6 वाला नहीं डिस्कस करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इनको डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्लूट 1 होता है, ग्लूट 2 होता है, ग्लूट 3 होता है, ग्लूट 4 होता है, ग्लूट 5 होता है, 7 होता है, सब 14 टाइप तक होता है, ठीक है। तो उसमें से ये डिस्कस कर लेते हैं। देखो ग्लूट 1 और 3 ये शरीर की ऑलमोस्ट सारी सेल में होता है, हर एक सेल में ग्लूट 1 और 3 सारी सेल्स में होता है। और स्पेशली ये मिलता है कहाँ पे? CNS में। स्पेशली ग्लूट 1 कहाँ मिलता है? CNS में और RBC में, ठीक है। CNS और RBC में स्पेशली मिलता है। ये ग्लूट 1 और 3 हर जगह है, तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ब्लड में हर समय, मतलब CNS और RBC को हर समय ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, यानी कि इनकी सप्लाई कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, किसी और फैक्टर पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये जो ग्लूट 1 और 3 है ना, ये किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते, ये ऐसे चैनल है जो हमेशा खुले ही होते हैं, हमेशा खुले होते हैं, ठीक है। मतलब समझ लो ऐसे खुले रहते हैं। तो ग्लूकोज होगा तो आएगा ही आएगा, ऐसा ये किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करते, इनको हर समय ग्लूकोज चाहिए तो चाहिए। तो ये CNS और RBC, तो ऐसे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर जिनको हर समय खुले होते हैं ना, इनकी एफिनिटी ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है? एफिनिटी ग्लूकोज के प्रति ज़्यादा होती है, एफिनिटी ज़्यादा होती है। और ये बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि अगर ग्लूकोज का लेवल कम भी है ना, तो उसमें भी अपटेक करने के लिए हेल्प, क्योंकि एफिनिटी ज़्यादा है तो कम लेवल पे भी ये अपटेक कराता है, ठीक है। बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या? बेसल अपटेक। बेसल अपटेक के लिए ये 1 और 3 रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूट 1 और 3 किस में पाए जाते हैं? CNS और RBC प्लस मोस्ट ऑफ सेल, बॉडी की हर सेल में ये होते हैं, ठीक है, लगभग। लेकिन बेसिकली इसमें ध्यान रखना कि इसमें सीरीज, अगर तुम लोग मुझे CNS और RBC में कौन से ग्लूट होते हैं, तो ग्लूट 1 और 3। अब दूसरा आते हैं ग्लूट 4 पे आते हैं। ग्लूट 4 एक्चुअली इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन डिपेंडेंट ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। अब देखो इंसुलिन का एक कहानी समझ लो पहले। जब भी हम खाना खाएंगे, हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, तो ग्लूकोज लेवल अगर ब्लड में बढ़ेगा तो इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। कंट्रोल करने के लिए क्या करेगा? जैसे ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो इंसुलिन सिक्रेट होगा,
इंसुलिन क्या करेगा, सिक्रीट होगा। इंसुलिन सिक्रीट होकर के ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। कम कैसे करेगा, मान लो सेल है, सेल के बाहर ये ग्लूकोज 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 है, ठीक है। इंसुलिन इस बाहर वाले ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा। तो कम करने का तरीका क्या है कि इसके अंदर के जो दरवाजे हैं इसको खोल दो और अंदर ग्लूकोज को भेज दो। तो इंसुलिन का बेसिक काम क्या है, इंसुलिन ब्लड के ग्लूकोज के लेवल को कम करता है। कैसे करता है, ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर को खोल देकर, ठीक है, उनके गेट को खोल करके ये बंद करता है। अब देखो, अब क्या है कि इंसुलिन बढ़ रहा है, तो ये अगर ये ग्लूकोज सेल की मान लो एनर्जी नीड पूरी है, ठीक है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज सेल का बढ़ा हुआ है, तो उस जो बढ़े हुए ग्लूकोज को सेल क्या करेगी, मतलब सेल के पास सफिशिएंट ग्लूकोज है, सेल की नीड है, लेकिन फिर भी ग्लूकोज का लेवल बॉडी में बढ़ा हुआ है और इंसुलिन रिलीज हो रहा है, तो फिर उस ग्लूकोज का सेल क्या करेगी बताओ, इसको फैट में कन्वर्ट करेगी। याद होगा ना, फैटी एसिड में कन्वर्ट करती है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ है और इंसुलिन निकल रहा है, तो उस ग्लूकोज के बढ़े हुए ग्लूकोज का काम क्या करेगी सेल, फैट में कन्वर्ट करेगी। और फैट में कौन सी सेल्स ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करती है बताओ, एडिपोज टिश्यू। यानी GLUT4 कहाँ मिलेगा, एडिपोज टिश्यू में। कहाँ मिलेगा बताओ, ठीक है, याद करने के लिए, एडिपोज टिश्यू में। एक काम ये हो गया। अब देखो, बॉडी की जो मसल है, मसल्स को भी क्या है कि मसल भी एनर्जी को स्टोर करती है, ठीक है। तो अब सेल के पास ऑलरेडी ग्लूकोज है, एनर्जी की नीड पूरी हुई, लेकिन फिर भी उस एनर्जी की नीड जो पूरी है तो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अगर ग्लूकोज दिया जा रहा है और इंसुलिन निकल रहा है, तो क्या करेगी सेल्स, उसको स्टोर करके रखने की कोशिश करेगी ना। तो मसल्स क्या करेंगी, ग्लाइकोजन के फॉर्म में इसको स्टोर करके रखेंगे। तो यानी कि एडिपोज टिश्यू में मिलता है GLUT4, और कहाँ मिलता है बताओ, स्केलेटल मसल्स में, ठीक है। आए बस समझ में इसका ट्रिक तरीका याद करने का। अब GLUT2 की बात करते हैं। GLUT2 थोड़ा स्पेशल है। GLUT2 एक्चुअली क्या होता है, टू का मतलब होता है टू वे ट्रांसपोर्टेशन। टू वे ट्रांसपोर्ट यानी कि अभी तक तो सेल के सिर्फ अंदर ग्लूकोज आ रहा था, अब सेल के बाहर भी ग्लूकोज को भेजना है। तो सेल के अंदर और बाहर कहाँ जाता है, जरा सोच के बताओ। अभी तुमको हम बताया थोड़ी देर पहले, लीवर में। वेरी गुड। कैसे, लीवर है, ये लीवर है मान लो, इसके अंदर जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा था तो लीवर के अंदर ग्लूकोज आया और किस में कन्वर्ट हो गया, ग्लाइकोजन में। ये दरवाज़ा है, ठीक है। अब फिर ग्लूकोज का लेवल कम हुआ, वही सेम दरवाज़ा है, तो अब ये ग्लाइकोजन टूटेगा दोबारा से ग्लूकोज में, और दोबारा इस गेट से ग्लूकोज बाहर भी आएगा। तो इसी गेट से ग्लूकोज अंदर आ रहा है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो रहा है, और इसी गेट से ग्लूकोज बाहर आ रहा है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये किसका काम हुआ बताओ, टू वे ट्रांसपोर्टेशन, लीवर का। इतनी बात समझ में आई, पक्का। दूसरा है ग्लूकोनियोजेनेसिस करने वाली टिश्यूज। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, कोई ऐसी सोर्स जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से अगर ग्लूकोज बनाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो कोई भी टिश्यू ग्लूकोज तो ले ही रही है, और अगर वो ग्लूकोज बना भी रही है तो अपने लिए नहीं बनाएगी, वो ब्लड के ग्लूकोज को मेंटेन करते हैं। देखो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्यों होता है पता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस होता क्यों है, जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटता है ना, ब्लड का ग्लूकोज लेवल एकदम घटता है, तो देखो जब ब्लड का ग्लूकोज लेवल घटता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी बताओ, ब्रेन को। क्यों ब्रेन को, तो कभी हमने तुमको बताया था, CNS और RBC जो होती है ना, ये बेसल अपटेक ऑफ ग्लूकोज करता है। यानी कि ये जो ग्लूकोज का अपटेक करते हैं, इनको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं चाहिए। ज़्यादा हो जाएगी तो भी दिक्कत है, कम हो जाएगी तो भी दिक्कत है, हाइपोग्लाइसीमिया, ब्रेन को शॉक होगा, ब्रेन टिश्यू डेड। तो बहुत ज़्यादा ब्लड का ग्लूकोज लेवल गिरेगा ना, तो बॉडी के लिए इमरजेंसी वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो बॉडी ग्लूकोनियोजेनेसिस करती है और क्या कराती है, ग्लूकोज बनाती है। बॉडी नहीं बनाती, बॉडी कुछ ऑर्गन बनाते हैं, उसमें से एक ऑर्गन है, कौन सा बताओ, लीवर करता है ना, किडनी भी करती है। क्या करती है, किडनी भी करती है। लीवर और किडनी क्या करते हैं, ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो, क्या किडनी को तो ग्लूकोज चाहिए भी, मान ली किडनी है, इसको तो ग्लूकोज चाहिए भी, लेकिन इमरजेंसी की सिचुएशन में ग्लूकोज बना भी रहा है, तो बना रहा है तो बाहर निकालने के लिए तो बना रहा है ना, तो इसके पास भी ऐसे ट्रांसपोर्टर होंगे जो ग्लूकोज आने भी दे रहे हैं, और ग्लूकोनियोजेनेसिस में बन गया उसको वहाँ से जाने भी दे रहे हैं। सेम टू सेम लीवर में भी, लीवर को ग्लूकोज चाहिए भी लाने के लिए और बाहर भेजने के लिए भी, ये ट्रांसपोर्टर क्या करते हैं, ग्लूकोज को बाहर करते हैं। तो GLUT2 समझ में आया, टू वे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब देखो न्यूरॉन्स के पास GLUT4 नहीं होता,
क्यों नहीं होता? 1 और 3 होता है, न्यूरॉन के पास GLUT4 क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूरॉन इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, उनको हर समय ग्लूकोज की सप्लाई चाहिए। वो बेस मतलब हर समय ग्लूकोज की सप्लाई कांस्टेंट चाहिए, ठीक है, स्टडी स्टेट में। तो उनके पास अगर GLUT4 होगा तो इंसुलिन पर डिपेंड करेगा, और इंसुलिन कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, तो वो फ्लक्चुएशन नहीं झेल सकते, तो इसीलिए उनमें क्या है, 4 नहीं होता, ठीक है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए। और GLUT4 हो गया, इसका एग्जांपल कौन कौन सा था बताओ? इस किडनी ग्लूकोनेजेशन करने वाले टिश्यू हो गए, और लीवर। एक और एग्जांपल है किडनी का 2 वे ट्रांसपोर्टेशन में, किडनी नहीं, एक और एग्जांपल है। एक एग्जांपल तो यहाँ से ले लो, ग्लाइकोजेनेसिस से, यानी ग्लाइकोजन फॉर्मेशन के टाइम पे ग्लाइकोजेनेसिस जेनेसिस, ठीक है। 2 एग्जांपल कहाँ से आ गए? ग्लूकोनियोजेनेसिस के। और एक एग्जांपल है हार्मोन रिलीज के टाइम पे, पैनक्रियाज। देखो पैनक्रियाज में, ये मान लो पैनक्रियाज है हमारे, ठीक है, पैनक्रियाज में हमारी बीटा सेल होती है ना, बीटा सेल, इनके पास भी गेट होता है, ठीक है। अब देखो पैनक्रियाज की बीटा सेल इंसुलिन निकाल रही है। अब पैनक्रियाज की बीटा सेल को पता कैसे चलेगा कि इंसुलिन कब निकालना है? कब निकालती है इंसुलिन बता? जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। जानते हो क्या है इनके अंदर? समझ लो एक सेंसर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? सेंसर। जैसे ही ग्लूकोज बढ़ेगा तो ये गेट हमेशा खुला रहता है, 2 वे ट्रांसपोर्टर है ना। जैसे ही ग्लूकोज का लेवल खूब बढ़ रहा है ना, तो खूब सारा इस अंदर भी ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे ही ये ग्लूकोज का लेवल अंदर बढ़ रहा है तो ये सेंसर इसको सेंस कर लेता है। ये सेंसर क्या कर लेता है? सेंस कर लेता है। और जैसे ही ये सेंसर सेंस कर लिया कि ग्लूकोज का लेवल बढ़ा है, तो क्या करेगा बताओ? इंसुलिन का सीक्रेशन शुरू कर देगा, इंसुलिन का सीक्रेशन, और इंसुलिन को निकाल देगा, ठीक है। अब देखो ये गेट हमेशा खुला होना चाहिए, क्योंकि देखो बाहर के ग्लूकोज और अंदर के ग्लूकोज में इक्विलिब्रियम होना बहुत ज़रूरी है। बाहर अगर 100 है तो अंदर भी 100 होगा, तभी तो सेल को पता चलेगा ना कितना निकालना है। 100 के लिए अगर मान लो 80 फिक्स रेट, मान लो 80 होना चाहिए बॉडी का, बाहर 100 है, तो बाहर 100 है कैसे पता चलेगा? जब खुद का भी 100 होगा। तो यानी कि हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, हर समय इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, तो गेट हमेशा खुला होना चाहिए। गेट हमेशा खुला, अंदर भी कोई आ जाए आराम से, बाहर भी कोई आराम चला जाए। तो देखो ये तो बड़े वाले कंडीशन बता दी। अब अगर ग्लूकोज कंडीशन खूब घट रही है, खूब ज़्यादा गिर गया, मान लो 60 हो गया। अब 60 हो गया और बॉडी इंसुलिन बना रही है, तो दिक्कत होगी ना। अगर इंसुलिन बन रहा है और 60 है, तो बॉडी की बाकी सारी टिश्यूज़, जो बचा कुचा ब्लड में ग्लूकोज है वो भी सोख लेगी। अब बचा कुचा अगर ब्लड का ग्लूकोज सोख लेंगी तो ब्रेन डेड हो जाएगा। ब्रेन को तो 60 वाला ग्लूकोज चाहिए, 80 वाला चाहिए, और बॉडी में था ही 60, और ऊपर से इंसुलिन भी सीक्रेट हो रहा है, दिक्कत है ना। तो इंसुलिन ना सीक्रेट हो, इंसुलिन का सीक्रेशन एकदम कम कर दिया जाए। तो कम कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे घट के 60 हो गया, तो अंदर मान लो बढ़ा हुआ था, अंदर मान लो बढ़ा हुआ था, मान लो अंदर था 100, मान लो अंदर 100 था, तो यहाँ पे 100 है, यहाँ 60 है, तो कंसनट्रेशन ग्रेडियंट से ग्लूकोज बाहर भी आ जाएगा। तो सेम गेट से ग्लूकोज अंदर भी आ रहा है और सेम गेट से ग्लूकोज बाहर भी जा रहा है। आई बात समझ में? तो इसीलिए यहाँ पे हार्मोन सिक्रेशन के लिए भी, सेंसिटिविटी के लिए भी GLUT2 रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में? GLUT2 GLUT1 GLUT1 and 3 हर सेल में है? हर सेल में, और ब्रेन और RBC में केवल यही है, ठीक है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्रूशल तरह का 1 2 3 4 हो गया। GLUT5 कुछ नहीं है, GLUT5 होता है फ्रक्टोज ट्रांसपोर्ट करने के लिए। अब फ्रक्टोज जहाँ जहाँ सुने हो वहाँ वहाँ बोल दो। जैसे स्पर्म बनाते समय फ्रक्टोज आता है, तो स्पर्म में होता है, टेस्टीज में होता है। अब देखो खाना खाते हैं ना, खाने में फ्रक्टोज होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर एब्जॉर्ब कर रहा है तो मतलब फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो रहा होगा, फ्रक्टोज एब्जॉर्ब हो रहा है तो GLUT5 होगा, तो यानी कि इंटेस्टाइन में भी होगा। लॉजिक से सब याद करोगे तो हो जाएगा। और लीवर क्या करता है? लीवर में सब कुछ आ सकता है। लीवर में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब आते हैं, और इसको अल्टीमेटली लीवर ग्लूकोज में ही कन्वर्ट कर देता है। तो अंदर आने के लिए भी तो रास्ता दोगे, और रास्ता कहाँ है? ये तो लीवर में होगा ही होगा, ठीक है। आई बस समझ में। अब एक और होता है GLUT7। GLUT7, अभी GLUT7 क्या होता है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। अब इसकी कहानी समझ में नहीं आएगी, ये कहानी बाद में समझ में आएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगी। देखो इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन इसमें भी होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर होता है। अभी ये कहानी जब वहाँ पहुँचेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। कितनी समझ में आई बात? सारे ग्लूकोज ट्रांसपोर्टेशन समझ में आया अच्छे से? कितने मिनट? 20 मिनट में सब कंप्लीट हो गया, लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है ना? हाँ सही है, क्रिस्टल क्लियर।
अब देखो ये पहला ट्रांसपोर्टेशन मेथड हो गया, कौन सा मेथड था ये, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न। अब क्या है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं होता। देखो सेकेंडरी एक्टिव मतलब इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ग्लूकोज की नहीं होती, किसी और चीज़ की होती है, ठीक है। लेकिन किसी और चीज़ की ग्रेडियंट बनाने के लिए एनर्जी लगता है। ग्लूकोज का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट आ रहा है। देखो हम फिर समझाते हैं एक बार अच्छे से। जैसे हम किडनी में फिल्टर करते हैं, किडनी में जब हम लोग फिल्टर करते हैं, ये मान लो ग्लोमरुलस है, ऐसे कुछ होता है ना, ठीक है, फनले है, ऐसा कुछ होता है सिस्टम, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट आता है। यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ से फिल्टर हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो सेल्स होती है ना, बड़ी बड़ी दिखा रहे हैं, नॉट विद द स्केल, ऐसी बड़ी बड़ी दिखा रहा है। तो जब यहाँ पे ग्लूकोज आ रहा है, यहाँ पे ब्लड का प्लाज्मा पूरा फिल्टर होता है, तो प्लाज्मा में ग्लूकोज होता है। अब हम 1% ग्लूकोज भी वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लड फिल्टर होता है 180 लीटर प्लाज्मा फिल्टर होता है, ठीक है। इतना ज़्यादा ब्लड फिल्टर हो रहा है, अगर इसमें से थोड़ा थोड़ा परसेंटेज निकलता जाएगा यूरिन से तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। तो हम लोग वेस्ट नहीं करते, यानी कि यहाँ से सारा का सारा ग्लूकोज हम लोग अंदर ले रहे हैं। सारा का सारा अंदर लेने के लिए यानी कि लो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ बहुत लो कंसंट्रेशन होगा, यहाँ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है एक्टिव क्यों, क्योंकि लो टू हाई कंसंट्रेशन जा रहा है। लेकिन सेकेंडरी इसलिए क्योंकि एनर्जी का इन्वेस्टमेंट इस पॉइंट में नहीं हो रहा, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट कहीं और हो रहा है। तो वो समझाते हैं इसी डायग्राम में, फिर से एक बार करके दिखाते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं डायग्राम। देखो ये सेल है मान लो, ठीक है, ये सेल है, ये सेल का ये ल्यूमन है, ये ल्यूमिनल एस्पेक्ट है सेल का, ल्यूमिनल एस्पेक्ट है सेल का। और ये कौन सा है बताओ, बेसोलेटरल एस्पेक्ट है, बेसोलेटरल एस्पेक्ट है सेल का। देखो जो बेसोलेटरल एस्पेक्ट होता है ना, इसमें बहुत सारे सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। कौन से पंप होते हैं, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप का काम क्या है कि 3 सोडियम को बाहर भेजो और 2 पोटेशियम को अंदर भेजो, ठीक है। अब 3 और यहाँ पे बहुत हाई कंसनट्रेशन में है, ये लो कंसनट्रेशन बहुत हाई कंसनट्रेशन में सोडियम के पंप हैं, बहुत हाई कंसनट्रेशन सोडियम का पंप है। तो यानी कि बाहर बहुत ज़्यादा सोडियम सेल भेज रही है, बाहर सोडियम का कंसनट्रेशन बहुत बढ़ गया, और सेल के अंदर सोडियम कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा गिर गया, सेल के अंदर कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा ही गिर गया। यहाँ पे ग्लूकोज होगा, ठीक है, और यहाँ सोडियम भी तो होगा, क्योंकि जो प्लाज्मा फिल्टर हो रहा है उसमें आयंस तो होते ही हैं। यहाँ सोडियम का परसेंटेज इतना गिरा दिया हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से कि इसके बीच का ग्रेडियंट बहुत बढ़ गया, सोडियम का ग्रेडियंट यहाँ का और यहाँ का ग्रेडियंट बहुत बढ़ गया। अब देखो यहाँ पे जो गेट होता है ना, यहाँ पे बिठाते हैं एक बार, अरे यार, यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे सोडियम है, यहाँ पे गेट होता है बहुत बढ़िया सा, ठीक है। अब ये गेट की खास बात क्या है कि इस गेट में सोडियम अंदर आना चाह रहा है, क्योंकि देखो सोडियम का कंसंट्रेशन यहाँ बहुत ज़्यादा, यहाँ पे कम है, तो सोडियम अपने कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग जाना चाह रहा है। लेकिन सोडियम अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अंदर जाना चाह रहा है, ठीक है। ल्यूमन से सेल के अंदर सोडियम बहुत जाना चाह रहा है अपने किसके, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अलोंग, ठीक है। लेकिन इस गेट की खराब बात क्या है, मतलब अच्छी बात क्या है, ये गेट सोडियम को अंदर तभी जाने देगा जब ये ग्लूकोज के साथ जुड़ा हो। अगर ये ग्लूकोज के साथ नहीं जुड़ा है तो सोडियम को अंदर नहीं, तो सोडियम तो खुद जाना चाह ही रहा है, लेकिन सोडियम अंदर तभी जा पाएगा जब ग्लूकोज के साथ जुड़ा हो। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चाहे कितनी कम हो, लेकिन सोडियम तो अंदर आना ही चाह रहा है, भले ग्लूकोज अंदर ना जाना चाह रहा, लेकिन सोडियम जा रहा है ना। तो सोडियम जब आ रहा था अंदर, तो आते आते अपने साथ ग्लूकोज भी लेते आया, सोडियम आते आते अपने साथ ग्लूकोज भी लेते आया, ठीक है। तो जरा बताओ एनर्जी कहाँ लगी, यहाँ लगी कि यहाँ लगी, एनर्जी तो यहाँ लगी ना, एटीपी यहाँ खर्चा हो रही है, एटीपी खर्चा यहाँ हो रही है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ बनाया जा रहा है, लेकिन उसका फ़ायदा कहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पे। इसे कहते हैं सोडियम पोटेशियम को ट्रांसपोर्ट, सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट, ठीक है, को ट्रांसपोर्ट। आई बात समझ में। तो ये है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये कहाँ कहाँ हो सकता है ज़रा सोचो, स्मॉल इंटेस्टाइन, किडनी के नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी में होगा, और किडनी में होगा, और कहाँ पे होगा, जीआईटी पे होगा,
जीआईटी में ही क्यों होता है? बस जीआईटी में भी ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्यों वेस्ट क्यों करेगा यार? इतनी मुश्किल से उसको बनाया है बॉडी ने, अब उसको हम वेस्ट करते हैं, तो वेस्ट नहीं करना चाहते ना बॉडी। तो जहाँ जहाँ से एकदम लो कंसनट्रेशन में भी ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करना है, वहाँ वहाँ ये लगा देते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर बहुत, मान लो यहाँ ग्लूकोज 1000 है और यहाँ ग्लूकोज सिर्फ 10 है, तो सोचो ग्लूकोज यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, यहाँ से यहाँ जाना चाह रहा है, लेकिन यहाँ से जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि गेट नहीं है जाने वाला कोई। लेकिन यहाँ 10 होने के बाद भी यहाँ 10 के 10 आ जाएंगे। क्यों 10 के 10 आ जाएंगे? क्योंकि सोडियम आना चाह रहा है, सोडियम की आने की इच्छा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो बहुत लो कंसनट्रेशन में भी ग्लूकोज के सारे ग्लूकोज अंदर आ जाते हैं। आई बात समझ में बाबूजी? ठंडा है। अरे यार बुखार आ गई बहुत तेज। इसी तरह से अमीनो एसिड को भी बुलाया जाता है। अमीनो एसिड भी सेकेंडरी एक्टिव, बहुत सारी चीज़ सेकेंडरी एक्टिव। एक तो ग्लूकोज बस था, अमीनो एसिड भी तो सोखती है। क्या अमीनो एसिड को जाने देंगे क्या? जीआईटी से अमीनो एसिड को बाहर जाने देंगे क्या? वहाँ भी को ट्रांसपोर्ट होता है और सिमिलर इसी तरह के मैकेनिज्म से होता है, ठीक है। स्पेसिफिक अमीनो एसिड सोडियम के साथ जुड़ेगी, ठीक है, और स्पेसिफिक गेट होगा और अमीनो एसिड का पूरा कंसनट्रेशन कम से कम कंसनट्रेशन में भी आ जाता है, ठीक है। तो सिमिलर विद द केस ऑफ अमीनो एसिड एज वेल। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट? बिगनिंग। कहाँ की बात हो रही है? ये ग्लूकोज को अंदर लाने की बात हो रही है। अब ग्लूकोज सेल के अंदर पहुंच गया, अब शुरू होगा क्या खेल? कौन सा? ग्लाइकोलाइसिस का। ये सेल है, ये ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज अंदर आ गया बहुत मेहनत के बाद। कौन कौन सी मेहनत थी? डिफ्यूज़न और वो। अब यहाँ शुरू करेंगे क्या? थक गया बहुत देर। हेलो, तो वेलकम बैक। अब शुरू करते हैं ग्लाइकोलिसिस। ये जो ग्लूकोज अंदर पहुंच गया है, अब ये जाएगा ग्लाइकोलिसिस में, और जो हमने स्टार्टिंग बताया था ATP, NADH और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो अब हम उस सारे स्टेप्स को पढ़ते हैं। तो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप की रिएक्शन है, और जिसमें स्टेप नंबर 1, 3 और 10th ये इरिवर्सिबल है, ठीक है। तो एक बात नोट करने वाली है कि इरिवर्सिबल स्टेप जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होते हैं। क्योंकि जितना भी रेगुलेशन होता है ग्लाइकोलिसिस का, रेगुलेट जहाँ पे होगा कि जहाँ पे रोकना है, जहाँ पे बढ़ाना है, वो इरिवर्सिबल स्टेप पे ही होता है, ठीक है। वो रिवर्सिबल स्टेप पे नहीं होता, क्योंकि रिवर्सिबल स्टेप आगे पीछे दोनों साइड डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही, तो फिर उसको रेगुलेट करने का कोई सेंस नहीं बनता। यहाँ पे सारे, यानी कि ये स्टेप्स के रेगुलेशन इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ही देख लो। ग्लूकोज सबसे पहले किस में कन्वर्ट होता है? ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब जरा ये जान लो, जब भी फॉस्फेट जोड़ा जाएगा, फॉस्फेट को ऐड करेंगे, तो एंजाइम जब यूज़ होता है उसे कहते हैं काइनेज। एंजाइम जो यूज़ होता है उसे क्या कहते हैं? काइनेज। और जब भी फॉस्फेट को हटाया जाता है, एंजाइम को यूज़ कहते हैं फॉस्फोरिलेज। फॉस्फेटेज होता है ना, फॉस्फेटेज, ठीक है। ऐड करेंगे काइनेज और रिमूव करेंगे फॉस्फेटेज। तो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे हमने फॉस्फेट जोड़ दिया, तो यानी भी काइनेज होगा। तो देखो काइनेज होता है यहाँ पे, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो जो काइनेज यूज होगा उसे कहते हैं हेक्सोकाइनेज। और सिर्फ एक काइनेज, ये हेक्सोकाइनेज होता है ना, ये बॉडी की सारी सेल्स में मिलता है। लेकिन सिर्फ यही तरह का काइनेज नहीं होता, एक और काइनेज होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोकाइनेज। और ये कहाँ मिलेगा? गेस बहुत सिंपल है, लीवर में। क्योंकि लीवर सारे इंपॉर्टेंट काम करता है, तो लीवर में ये मिलता है, ठीक है। बाकी बॉडी की सारी सेल्स में हेक्सोकाइनेज मिलेगा, और लीवर में क्या मिलेगा? ग्लूकोकाइनेज। देखो इसका सिग्निफिकेंस हम बताते हैं। हम पढ़ते हैं किसी भी एंजाइम की 2 क्वालिटी पढ़ते हैं, एक Km और एक Vmax, ठीक है। Km क्या है? Km वो कांस्टेंट है जिसमें एंजाइम अपनी 50% वेलोसिटी को अटेन कर ले, ठीक है। तो जो हेक्सोकाइनेज होती है ना, इसकी Km और Vmax दोनों लो है। हेक्सोकाइनेज की Km और Vmax दोनों लो है, और ग्लूकोकाइनेज की Km और Vmax दोनों हाई है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है ज़रा समझो। देखो ये हम ग्राफ से बनाते हैं, हेक्सोकाइनेज का ग्राफ बनाते हैं। पहले हेक्सोकाइनेज का जो एंजाइम का एक्शन होगा वो इस तरह होगा। Vmax एक्चुअली Km बताता है एक्चुअली एफिनिटी को बताता है। अगर Km किसी का ज़्यादा है, किसी का Km अगर ज़्यादा है, Km ज़्यादा है, तो इसकी एफिनिटी कम होगी।
केएम ज़्यादा है, एफिनिटी कम क्यों होगी बताओ? क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन क्योंकि ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं, एंजाइम के सैचुरेशन के लिए बहुत ज़्यादा सबस्ट्रेट चाहिए, सबस्ट्रेट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। और जिसका केएम अगर कम है, अगर केएम ज़्यादा है तो एफिनिटी लो, और अगर केएम कम है तो एफिनिटी ज़्यादा। क्यों ज़्यादा, ज़रा समझो। केएम का मतलब क्या है, जरा केएम एक बार हम समझा दें अच्छे से, यहाँ पे समझा दें। केएम का मतलब क्या है कि वी मैक्स ये वेलोसिटी दिखा रहा है, ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन दिखा रहा है, और ये जो पॉइंट है ये क्या है, केएम है, ठीक है। तो केएम क्या है, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसमें वेलोसिटी हाफ हो जाए, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जिसमें वेलोसिटी हाफ हो जाए। अगर सोचो, अगर ये केएम, एक केएम ये दिखा, एक ग्राफ मैंने मान लो ऐसा बनाया, और एक ग्राफ मान लो हम ऐसा बनाते हैं। देखो इसमें वेलोसिटी हाफ कहाँ पे हो रही, इस जगह पे। तो बताओ किसका केएम ज़्यादा है, बताओ 1 वाले का कि 2 वाले का, बताओ ज़रा। 2 वाले का केएम ज़्यादा है, 2 वाले का केएम ज़्यादा है। अब देखो 2 वाले का केएम ज़्यादा है, यानी कि इसने हाफ वेलोसिटी कब अटेन की, ज़्यादा सबस्ट्रेट करने, मतलब सबस्ट्रेट ज़्यादा लग रहा है और वेलोसिटी अटेन करने में ज़्यादा, मतलब ज़्यादा सबस्ट्रेट लग रहा है। तो जब ज़्यादा सबस्ट्रेट लगेगा तो एफिनिटी कम होगी ना, यानी कि कम मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन कम है। और अगर एक ग्राफ ये पहले वाले में, फर्स्ट वाले में क्या है, केएम कम लग रहा है, यानी कि कम सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन में क्या हुआ, इसने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपनी स्पीड बढ़ा ली, स्पीड बहुत जल्दी से इसने बढ़ा ली अपनी कम कंसंट्रेशन में। तो केएम क्या बताता है, एफिनिटी को बताता है, ठीक है। एफिनिटी इन्वर्स रेशियो है, समझ लीजिए, ये याद करना, इसको दिमाग में याद करके रखो, तब समझ में आएगा ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस की कहानी। वी मैक्स, तो वी मैक्स है, वी मैक्स क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी। देखो मैक्सिमम वेलोसिटी ये अगर हम इस ग्राफ को कोइंसाइड कर देते तो ज़्यादा सेंस बैठता उस बात का। अब ज़्यादा सेंस बैठेगा, कंफ्यूज मत होना, हमने कुछ चेंज नहीं किया, वही चीज़ है। वी मैक्स क्या है, वी मैक्स उस एंजाइम की मैक्सिमम वेलोसिटी है। देखो मान लो एक एंजाइम है ये, और इस एंजाइम के पास ये 4 हाथ हैं, ठीक है। 4 हाथ का मतलब समझ लो ये एंजाइम एक बार में 4 सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। तो जिस एंजाइम के पास जितने ज़्यादा हाथ होंगे वो उतने ज़्यादा प्रोडक्ट को कन्वर्ट कर पाएगा, ठीक है। अब मान लो किसी के पास हाथ कम है तो कम प्रोडक्ट कन्वर्ट कर पाएगा, तो कम कर पाएगा, तो यानी कि उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी हमेशा कम होगी ना। तो वी मैक्स क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर सकता है। वी मैक्स क्या बता रहा है, सबस्ट्रेट कितने ज़्यादा सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। तो वी मैक्स क्या कहता है, सबस्ट्रेट कितने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। किसी का वी मैक्स ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा कि वो ज़्यादा सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर पाएगा प्रोडक्ट में, और किसी का वी मैक्स कम है तो कम सबस्ट्रेट को, ठीक है। तो वी मैक्स और केएम की बेसिक कहानी समझ में आ गई। अब समझते हैं ग्लूकोकाइनेस और हेक्सोकाइनेस की बात। एक्चुअली जो ग्लूकोकाइनेस होता है ना, हम कलर चेंज करते हैं, ग्लूकोकाइनेस का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, हेक्सोकाइनेस का डायग्राम कुछ ऐसा बनता है, और जो हमारा क्या है, ग्लूकोकाइनेस का डायग्राम ऐसा बनता है। ये है ग्लूकोकाइनेस, ये है क्या हमारा, हेक्सोकाइनेस, ठीक है। आते हैं नॉर्मल कलर पे अपने, जरा डायग्राम देखो। ये वी मैक्स किसका ज़्यादा होगा बताओ ज़रा, वी मैक्स किसका ज़्यादा है, ग्लूकोकाइनेस का। ये वी मैक्स किसका है, ग्लूको का। वी क्या है, ये किसका है, हेक्सो का। तो वी ग्लूको इज़ ग्रेटर देन वी हेक्सो, एक चीज़ समझ में आई। अब देखो किसका केएम ज़्यादा है, ये देखो ये सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है ना, तो ये केएम किसका है बताओ, ये केएम किसका है, हेक्सो का। और ये केएम किसका है बताओ, ग्लूकोकाइनेस का। तो किसका केएम ज़्यादा है, ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का केएम ज़्यादा है हेक्सो से, ये भी बात जान लो। तो ग्लूकोज का क्या ज़्यादा है, वी मैक्स ज़्यादा है, और ग्लूकोज का केएम दोनों ज़्यादा है। अब इससे क्या सेंस निकलता है ज़रा समझो। इससे सेंस ये निकलता है, ग्लूकोकाइनेस एक ऐसा एंजाइम है, मान लो ये ग्लूकोकाइनेस एंजाइम है, ठीक है। इसके पास हाथ है खूब सारे,
इसका सेंस ये निकलता है ग्लूकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो जब ग्लूकोज ज़्यादा क्वांटिटी में हो, बल्क में, जब खूब सारा ग्लूकोज होता है बॉडी में, जब ढेर सारे ग्लूकोज को बॉडी में जब ढेर सारा ग्लूकोज होता है, जब उस ढेर सारे ग्लूकोज को मतलब कन्वर्ट करना हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, तब कौन रोल में आता है? ग्लूकोकाइनेज। जब ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करना हुआ, वी मैक्स ज़्यादा यानी ज़्यादा ग्लूकोज को, यानी ज़्यादा से ग्लूकोज कर सकता है, और इसका Km कम है। Km कम क्यों है? Km कम है, इसका क्या सेंस है कि ये ग्लूकोज को अट्रैक्ट इतनी जल्दी नहीं करेगा, ग्लूकोज को अट्रैक्ट ये धीरे धीरे करेगा। ज़्यादा है Km ज़्यादा है, इसका मतलब है कि इसकी एफिनिटी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये ढेर सारा काम कर सकता है। यानी कि ग्लूकोकाइनेज की कहानी लिखते हैं, एफिनिटी नहीं है, एफिनिटी कम है, लेकिन काम ज़्यादा करेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा। और हेक्सोकाइनेज की खास बात क्या है? हेक्सोकाइनेज की क्या है? एफिनिटी बहुत ज़्यादा है। हेक्सोकाइनेज की बात क्या है? एफिनिटी ज़्यादा है, लेकिन कम ग्लूकोज को हैंडल करेगा। एक साथ ज़्यादा ग्लूकोज को कम ग्लूकोज को हैंडल करेगा। ठीक है, कम ग्लूकोज को हैंडल करेगा, ये ज़्यादा ग्लूकोज को हैंडल करेगा, ये कम ग्लूकोज को। अब जरा आते हैं सिग्निफिकेंस, क्यों ग्लूकोकाइनेज लीवर में होता है और क्यों हेक्सोकाइनेज बॉडी की दूसरी सेल में होता है, ज़रा समझो। देखो, जो लीवर होता है ना, लीवर की डायरेक्ट सप्लाई आती है कहाँ से? पोर्टल वेन से। और ये पोर्टल वेन किससे जुड़ा है? गट से। यानी कि पोर्टल वेन में, यानी कि ग्लूकोज का कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा। आए बस समझ में, ग्लूकोज का कंसनट्रेशन पोर्टल वेन में ज़्यादा होगा। इसीलिए लीवर के पास कौन सा एंजाइम होता है? ग्लूकोकाइनेज। इसीलिए लीवर के पास कौन सा एंजाइम होता है? ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, खूब सारा हमने खाना खा लिया, बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया, बॉडी इस लीवर में ग्लूकोकाइनेज होगा, तो ये लीवर उस ग्लूकोकाइनेज की हेल्प से उस ग्लूकोज को स्टोर कर लेगा। अब बाकी बॉडी की सेल में हेक्सोकाइनेज इसलिए होता है क्योंकि कोई स्पेसिफिक सेल बहुत सारा ग्लूकोज एक साथ ना ले ले। कोई भी सेल, बॉडी की दूसरी सेल, थोड़ा सा ग्लूकोज लेने के बाद सैचुरेट हो जाए, बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ना ले। तो इसीलिए इसका लॉजिक क्यों है, हेक्सोकाइनेज क्यों होता है बॉडी की दूसरी सेल में, समझ में आया कि बहुत सारा ग्लूकोज ना स्टोर कर ले। और लीवर में क्यों ज़्यादा होता है, लीवर में ग्लूकोज होता है क्योंकि उसके पास खूब सारा ग्लूकोज आता है, वो हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने के लिए खूब सारे ग्लूकोज को वो अपने बॉडी में, मतलब सेल के अंदर स्टोर करना चाहता है। ठीक है, तो रीज़न समझ में आया ग्लूकोकाइनेज क्यों लीवर में है और हेक्सोकाइनेज क्यों बॉडी की दूसरी सेल में, लॉजिक समझ में आया। चलो ठीक है, तो हम एक बार स्टेप बोल देते हैं ज़रा। इफ़ ग्लूकोज इंक्रीजेस मोर ग्लाइकोलिसिस, यानी कि ग्लूकोज क्या कह रहे थे, अगर, अच्छा एक और चीज़ समझा देते हैं। अगर बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम होगा ना, ग्लूकोज का लेवल बॉडी में कम है, तो हेक्सोकाइनेज ज़्यादा बढ़िया काम करता है क्योंकि इसकी एफिनिटी कम है। ग्लूकोज अगर हाँ ज़्यादा है, अगर देखो हमने खाना नहीं खाया, ठीक है, भूख लग, मतलब हमने खाना नहीं खाया, स्टारवेशन कंडीशन में, तो बॉडी में ग्लूकोज की कमी कम है। अब बॉडी में ग्लूकोज की ऑलरेडी कमी चल रही है, तो अगर बॉडी में तो हम क्या चाहेंगे कि लीवर ग्लूकोज को ले ले अपने पास, कि या फिर लीवर ग्लूकोज को बॉडी में जाने दे ना। तो देखो यही मदद आ जाती है ग्लूकोकाइनेज की। ग्लूकोकाइनेज क्या है? ग्लूकोकाइनेज लीवर ग्लूकोकाइनेज, यार लिखने में दिक्कत हो रही है, GLK लिख देते हैं, ठीक है, ग्लूकोकाइनेज में, अरे यार इस तरह नहीं, GLUK लिख देते हैं, ग्लूकोकाइनेज। ठीक है, लीवर, अगर हमने बॉडी में, अगर हमने खाना कम खाया, GIT में, पोर्टल वेन में ग्लूकोज कम आ रहा है, तो हम ये चाहेंगे ना कि लीवर ग्लूकोज को जाने दे, अपने पास ना रखे। तो इसीलिए ग्लूकोकाइनेज की हेल्प आ जाती है, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज इसकी एफिनिटी कम है ना, तो इसीलिए हपक के पूरा ग्लूकोज अपने पास रख नहीं रहा है कि थोड़ा सा आ भी रहा है, उसको भी रख ले। बॉडी चाहती थी कि ये ना रखे, इसीलिए ग्लूकोकाइनेज इसके पास, क्योंकि ग्लूकोकाइनेज कम एफिनिटी में काम ही नहीं कर पाता, तो बहुत सारा ग्लूकोज जो कम है ना, इसको जाने देता है। ग्लूकोकाइनेज इसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। आई बस में, चलो एक ये भी हो गया। हाँ चलो, पहला स्टेप कंप्लीट, यानी कि एक एंजाइम ख़त्म, ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज, यानी 10 मिनट लग गया है इसको समझाने में, पहले स्टेप को, बाकी जल्दी होगा। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 बना, कौन सा एंजाइम था? हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज। ये कहाँ पे है? बॉडी सेल, सारी बॉडी सेल में, और ये कहाँ पे? लीवर में। ठीक है, अगला स्टेप क्या होता है? ये देखो इरिवर्सिबल था, ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फेट जुड़ रहा है,
अब देखो फॉस्फेट जुड़ेगा तो ऐसे हवा से जुड़ेगा नहीं, एटीपी से जुड़ेगा। तो एटीपी आता है, एडीपी में कन्वर्ट हो जाता है और अपना फॉस्फेट इसको दे देता है। पहले वाले स्टेप में ग्लूकोज को एनर्जाइज कर रहे हैं, तोड़ने से पहले उसको एनर्जी वाले स्टेट में पहुंचा रहा है। अब इस ग्लूकोज को कन्वर्ट करते हैं किस में, बताओ, इसमें कन्वर्ट करते हैं फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आइसोमर है ना, तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होगा, आइसोमरेज। आइसोमरेज आई बस में कौन सा एंजाइम होगा, आइसोमरेज। रिवर्सिबल स्टेप है, ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, आइसोमरेज है। हर जहाँ जहाँ पे जो होगा एंजाइम के पहले नाम लिख देते हैं, तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज भी कह सकते हैं। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ना, तो फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज भी कह सकते हैं, फिर आइसोमरेज सिंपल बोल दो, ये आइसोमर है, बन गया। देखो एक चीज़ और जान लो, एलोस्टेरिक इनिबिशन के बारे में पता होगा ना। एलोस्टेरिक इनिबिशन एक्चुअली क्या होता है कि किसी एंजाइम को इनिबिट करने के लिए दूसरा कोई प्रोडक्ट, कोई दूसरा सब्सटेंस, मान लो कोई सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस अगर यहाँ पे अटैच हो गया, एंजाइम की एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई एक ऐसा सब्सटेंस अटैच हो जाए जो इस एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर दे या फिर बढ़ा दे, उसे कहते हैं एलोस्टेरिक कंट्रोल। ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है, तो एलोस्टेरिक इनिबिशन बता रहे हैं। तो कोई ऐसा सब्सटेंस जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी को घटा दे, एंजाइम की किसी एक जगह पे अटैच होकर के, देखो यहाँ से एंजाइम काम कर रहा था और यहाँ पे एंजाइम काम नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी पॉकेट बनी है जहाँ पे अगर कोई सब्सटेंस आके अटैच हो गया तो ये काम करना बंद कर देंगे। तो इसे क्या कहते हैं, एलोस्टेरिक इनिबिशन। एलोस्टेरिक इनिबिशन, एलोस्टेरिक इनिबिशन समझ में आया क्या होता है, एंजाइम की एक्टिविटी गिराना सब्सटेंस में। तो इनिबिशन कब होता है, जब मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ बना रहे हैं, मान लो कोई फैक्ट्री है, कोई प्रोडक्ट बना रही है, अब प्रोडक्ट बनता चला गया, बिक नहीं रहा है, तो फैक्ट्री काम रोकना पड़ेगा ना, क्योंकि कितना बनाएंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे भी है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट अगर कंसंट्रेशन बढ़ रहा है तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इनिबिट करता है कि भाई बढ़ रहा है, मैं बन चुका हूँ बहुत ज़्यादा, अब मत बनाओ। इनिबिट किसको करेगा, इसको करेगा, एलोस्टेरिक इनिबिशन इसको इनिबिट करता है। कौन करता है बताओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आई बात गई समझ में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट इसको भी इनिबिट करेगा और इसको भी इनिबिट करेगा, ठीक है। चलो एक इसमें कैच है, एक इसमें खास बात है, चलो हम बताते हैं। देखो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट एक्चुअली इनिबिट करता है ग्लूकोकाइनेस को, ग्लूकोकाइनेस को। ये हेक्सोकाइनेस को इनिबिट नहीं करता, हेक्सोकाइनेस को इनिबिट करता है ये। देखो जो काम फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कर रहा है वही काम तो इसके लिए भी ना। अगर ये बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया, ये बहुत ज़्यादा हो गया, तो इसको बहुत ज़्यादा होने के बाद सेल कहेगा ना कि अब ग्लूकोज कन्वर्ट ना करो, तो कन्वर्ट करने वाले को रोक दो, हेक्सोकाइनेस को इनिबिट कर दो। तो इसको याद ही कर सकते हैं, बस लॉजिक बता सकता हूँ मैं। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट किसको इनिबिट करेगा, ग्लूकोकाइनेस को, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसको इनिबिट करेगा, हेक्सोकाइनेस को, ठीक है। इसका लॉजिक ये है कि देखो जो ग्लूकोकाइनेस होता है ना, ग्लूकोकाइनेस बहुत स्पेशल जगह में होता है, ये कहाँ पे, लीवर में हो रहा है ना, तो लीवर की सेल हिपेटोसाइट के न्यूक्लियस के अंदर, ग्लूकोकाइनेस न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। इस प्रोटीन कहते हैं ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटिंग प्रोटीन, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटिंग प्रोटीन। तो ग्लूकोकाइनेस कहाँ पे होता है, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटिंग प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटिंग प्रोटीन के साथ जुड़ा होता है। अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन घट गई, बढ़ गई, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, मान लो बढ़ गई, तो ये GKRP छोड़ेगा, ग्लूकोकाइनेस रेगुलेटिंग प्रोटीन इसको छोड़ेगा, और छोड़ने के बाद ग्लूकोकाइनेस न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा और एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और अगर ग्लूकोज की कंसनट्रेशन घट गई, ग्लूकोज की कंसनट्रेशन कम होगी, घट गई, हाँ, तो ये दोबारा इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। और एक ग्लूकोज घटने वाली छोड़ो बात, ग्लूकोज बढ़ गई तो एक्टिव हो जाएगा। और अगर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ गई, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो ये इसको दोबारा क्या कर देगा, इनिबिट कर देगा, इसको दोबारा क्या कर देगा, इनिबिट, और ये दोबारा अंदर आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। आए बस समझ में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ये काम नहीं कर पा रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट ये काम कर पा रहा है। इतनी बात समझ में आई, ये याद ही कर लो। ये कैसे रेगुलेट होता है ये भी मैंने थोड़ा सा बता दिया एक्स्ट्रा में जा करके। तो अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का दोबारा बताना है, ये फिर से बता दे, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ से बता रहे हैं ना,
देखो मैं ये कह रहा था, जो सेल है, सेल के अंदर मान लो ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, जो ग्लूकोकाइनेज होता है ये अंदर होता है न्यूक्लियस के अंदर, और ये न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन के अंदर होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटिंग प्रोटीन, ठीक है। हाँ। ग्लूकोज बढ़ेगा तो ग्लूकोज को बाहर लाना है, ग्लूकोकाइनेज को बाहर लाने का, तो ग्लूकोज अंदर आएगा अगर, तो एक ग्लूकोकाइनेज बढ़े एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एक्टिव हो गया, इसने खूब सारे ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया और फिर इसको कन्वर्ट किया फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ठीक है। अब जब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट खूब ज़्यादा बढ़ गया तो अब सेल को लगे यार अब कितना करेंगे इसका, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो अब ये जब इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है ना, तो यानी कि इसने खूब सारा काम कर दिया। अब जब तक ये आगे कन्वर्ट नहीं हो रहा तब तक इसको इनएक्टिव कर दो, ठीक है। तो इसको इनएक्टिव करने के लिए ये नेगेटिव फीडबैक दे देगा, तो ये इनहिबिट हो जाएगा और ये दोबारा अंदर आ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा। समझ में आई ब्रो? क्लियर? ओके, तो कहाँ तक बात हो गई थी, यानी कि ग्लूकोकाइनेज और हेक्सोकाइनेज वाली कहानी ख़त्म पूरी तरह से, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन गया था, ये निगेटिवली इनहिबिट करता है किसको, ग्लूकोकाइनेज को। अब देखो बात आती है इसके बाद, यानी कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना। अब देखो यहाँ पे ATP हमने दिया था, ADP बना था, ठीक है। यहाँ पे आइसोमरेज था, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज और, ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे आइसोमरेज यूज होता है। अब इसके बाद वाला ये क्या था, ये रिवर्सिबल था, ये पहला इरिवर्सिबल है। अब तीसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप इरिवर्सिबल है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। यहाँ पे बनता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, ठीक है, 1,6 बिस फॉस्फेट। फॉस्फेट जुड़ रहा है ना, पहले सिर्फ 6 में था, 1 नंबर कार्बन में भी है, यानी कि हमने क्या दिया होगा, ATP दिया होगा, ADP बना होगा और ATP दिया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एंजाइम हो रहा है काइनेज यूज़ होगा, जहाँ भी ATP देते हैं वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, काइनेज, और जहाँ पर फॉस्फोरस निकालते हैं डालते हैं, जहाँ निकालते हैं फॉस्फेटेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे भी काइनेज एंजाइम यूज़ होगा, और सिंपल है, फॉस्फोरस है और फ्रक्टोज है, तो इस एंजाइम का नाम होता है फ्रक्टो काइनेज, सिंपल नाम, इतना बड़ा, लॉजिक बहुत छोटा था, याद याद है तुरंत, ठीक है। ये जो एंजाइम है ना, इसके रेगुलेशन को पढ़ना है अब अच्छे से। अब देखो सेल ग्लाइकोलिसिस को आगे क्यों बढ़ाएगी, जब सेल के पास एनर्जी की कमी होगी, जब सेल के पास खूब ज़्यादा मतलब एनर्जी चाहिए होगी, और कब नहीं बढ़ाएगी बताओ, जब सेल के पास खूब एनर्जी होगी, ठीक है। सेल कब बढ़ाएगी, जब एनर्जी नहीं होगी, और कब नहीं बढ़ाएगी, जब एनर्जी होगी। सेल कब आगे बढ़ाएगी, जब सेल के पास खूब सारा ग्लूकोज होगा, ज़्यादा ग्लूकोज है तो ज़्यादा ग्लाइकोलिसिस होगा ना। तो अब देखो उसी लॉजिक से सिंपल ही हो जाएगा। देखो ये एंजाइम है ना, एंजाइम पॉजिटिवली स्टिमुलेट, यानी एलोस्टेटिक इनिबिशन, एलोस्टेटिक कंडीशन यहाँ पे भी है। तो देखो इसके पास सॉकेट्स हैं कुछ, 1 2 3 4। अगर सेल के पास खूब सारा ATP होगा तो ये एंजाइम एक्टिव हो जाएगा कि इनएक्टिव हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है तो क्यों ग्लाइकोलिसिस होगा। सेल के पास खूब ज़्यादा सिट्रेट है, तो बताओ ये एक्टिव होगा कि इनएक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा। देखो क्यों, क्योंकि देखो सिट्रेट कहाँ बनता है बताओ, क्रेब्स साइकिल में, और क्रेब्स साइकिल में ज़्यादा बन रहा है तो मतलब यहाँ से आगे बढ़ गया ना, आगे क्रेब्स, अगर सिट्रेट इकट्ठा होता जा रहा है सेल में तो क्यों इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि खूब ज़्यादा ग्लूकोज रहा होगा, यानी कि बहुत एक्यूमुलेट हो रहा है, तो अब इकट्ठा हो रहा है तो ये इनहिबिट करेगा। अगर सेल के पास खूब सारा AMP है तो ये क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्योंकि सेल के पास AMP ज़्यादा होने का मतलब एनर्जी कमी है। अब ये चौथा जो चीज़ है ना, ये बहुत ख़ास है। चौथा है फॉस्फेट फ्रक्टो 2,6 बिस फॉस्फेट, और दिस इज़ नोन एज सुपर रेगुलेटर। सुपर रेगुलेटर को कहते हैं, ठीक है। क्यों कहते हैं, देखो इसका सुनिए हम, ये एंजाइम रिएक्शन को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देता है, इसकी प्रेजेंस बस से रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। ये सब तो कर रहे ही हैं, ये सब इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉजिटिवली स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। इसकी वजह से रिएक्शन बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है। इसका रीज़न क्या है, देखो ये एक्चुअली बनता है तब है जब बहुत ज़्यादा ग्लूकोज होगा सेल के पास, जब सेल के पास खूब ज़्यादा ग्लूकोज होगा, ठीक है, फिर खूब सारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फिर खूब सारा ग्लूकोज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा,
फिर खूब सारा जब फ्रक्टोज खूब सारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा ना, तब इसको यहाँ से जाना कहाँ था, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में, ठीक है। 99% रिएक्शन तब जाती है। अगर इसका कंसनट्रेशन खूब ज़्यादा है ना, तो गलती से कुछ मॉलिक्यूल फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनेगा। ये तब कब बन रहा है, जब ग्लूकोज खूब ज़्यादा है। जब ग्लूकोज खूब ज़्यादा है, और तो इसका मतलब ही यही है कि ग्लाइकोलिसिस को आगे बढ़ाना है। तो यानी कि अगर ये बन गया ना, तो सेल को लग जाता है कि हाँ खूब ज़्यादा ग्लूकोज है, अब रिएक्शन को आगे बढ़ाते चले जाओ। तो ये पॉजिटिवली स्टिमुलेट इसलिए करता है, ठीक है। आएगा समझ में? यहाँ तक कहानी बिल्कुल क्लियर है। देखो अब इसे तो ये काम क्या करता है, अब इसको इसके बारे में समझाते हैं। यानी कि समझो, अब मेरा लॉजिक क्या है, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है, अगर ये ज़्यादा तो क्या ग्लाइकोलिसिस, बताओ, ज़्यादा। और अगर ये कम तो ग्लाइकोलिसिस कम। यदि बात क्लियर है ना। अब यहाँ पे आते हैं हम दो हार्मोन्स जो बॉडी की एनर्जी लेवल को बहुत कंट्रोल करते हैं। उन हार्मोन्स का नाम है एक इंसुलिन और दूसरा ग्लूकागॉन। एक इंसुलिन है और एक दूसरा क्या है, ग्लूकागॉन। इंसुलिन कब रिलीज होता है बताओ, जब ग्लूकोज खूब ज़्यादा होगा, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, हम लोग सेल, और ये जब ग्लूकोज खूब ज़्यादा होगा तो इंसुलिन करवाता क्या है, ग्लाइकोलिसिस को बढ़ा देता है। ग्लाइकोलिसिस बढ़ा देता है। ग्लाइकोलिसिस कब बढ़ रही है, जब ये बढ़ेगा। यानी कि इंसुलिन की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 2,6, इंसुलिन कम निकलेगा। फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट रहने का मतलब है कि इंसुलिन ज़्यादा होगा। तो ये रीज़न है, ठीक है। ग्लूकागॉन कम निकलेगा, जब ग्लूकोज की कमी, ब्लड में ग्लूकोज की कमी होगी। तो ब्लड के ग्लूकोज लेवल को गिरने नहीं देना है। तो ग्लूकोज कम है जब ब्लड में, तो ग्लाइकोलिसिस ये कम कराता है। और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट ये कम होना चाहिए। आई बस समझ में। ये ग्लूकागॉन का काम है, ये इंसुलिन का काम है। अब ये काम होता कैसे है उसको समझते हैं। तो देखो ये हमारी को मान लो सेल है, ठीक है। ये सेल में मान लो इंसुलिन का रिसेप्टर है, ठीक है। ये इंसुलिन आया, इंसुलिन आकर के इसको स्टिमुलेट करता है। तो ये बहुत सारे सिग्नल्स देता है, वो सिग्नल्स बढ़ाएंगे बाद में। इन सिग्नल से प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, ठीक है। प्रोटीन फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज क्या करता है कि ये देखो सुनो ज़रा, एक चीज़ हम बताना मिस कर गए। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को इसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कौन सा एंजाइम है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। और यहाँ पे भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को अगर हम लोग फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ भी फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज होगा। समझ रहे हो ना क्या लॉजिक है। क्योंकि यहाँ पे भी काइनेज एक्टिविटी हो रही है, फास्फोरस जोड़ा जा रहा है, यहाँ पे भी काइनेज एक्टिविटी हो रही है, फास्फोरस जोड़ा जा रहा है। लेकिन ये 1 नंबर पे जोड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1 और इसे कहते हैं फ्रक्टोकाइनेज 2। आई बात समझ में, इसे कहते हैं फॉस्फोफ्रक्टो। तो देखो यहाँ पे आता है ये प्रोटीन फॉस्फेटेज जो है ना, ये एक्टिव होने के बाद ये फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को एक्टिवेट करा देता है। और अगर ये एक्टिवेट हो गया तो ज़रा बताओ क्या होगा भाई, फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से खूब ज़्यादा क्या बनेगा, फ्रक्टोज 2,6 बिस, खूब ज़्यादा नहीं मतलब एक क्वांटिटी में ये बन जाएगा। और जहाँ ये बनता है, ये बताओ किसको स्टिमुलेट कर देता है, बताओ। ग्लाइकोलिसिस। ये स्टिमुलेट कर देता है PFK1 को। ये खूब तेज़ी से इसको स्टिमुलेट कर देगा और खूब ज़्यादा फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बनेगा और यहाँ से ग्लाइकोलिसिस कंटिन्यू कर जाएगी। आई बस समझ में। इंसुलिन का काम क्या है, इंसुलिन प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिवेट करेगा। ये पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है किसको, देखो ये जो एंजाइम है ना फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, यार देखो ये जब बनता है ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्स होता है दो। इसमें इस एंजाइम के दो कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक एंजाइम का काइनेज पार्ट होता है और एक फॉस्फेटेज पार्ट होता है, ठीक है। और अगर हमने फॉस्फेटेज क्या करता है बताओ, फॉस्फोरस को रिमूव करना ना। देखो इसमें अगर फॉस्फोरस जुड़ा है तो काइनेज इनएक्टिव हो जाएगा और फॉस्फेटेज एक्टिव रहेगा। क्यों है इसका लॉजिक है, मतलब देखो इसका ये याद कर लो। अगर फॉस्फोरस, इस एंजाइम की बात कर रहे हैं,
फ्रक्टोकाइनेज की बात कर रहे हैं। इस एंजाइम के दो हिस्से होते हैं, काइनेज पार्ट होता है, एक फॉस्फेटेज पार्ट होता है। अगर इसमें फॉस्फोरस लगा है तो कौन सा एक्टिव हो जाता है, फॉस्फेटेज वाला पार्ट एक्टिव हो जाता है और काइनेज वाला इनएक्टिव हो जाएगा। काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोरस जोड़ना। काइनेज का काम क्या होता है, फॉस्फोरस जोड़ना। अब अगर काइनेज वाला इनएक्टिव, अगर फॉस्फोरस जुड़ा है और काइनेज वाला इनएक्टिव हो गया, तो काइनेज वाला इनएक्टिव यानी कि इसमें फॉस्फोरस जुड़ पाएगा क्या, नहीं जुड़ पाएगा ना। तो इस एंजाइम के कॉम्प्लेक्स में अगर फॉस्फोरस जुड़ा हुआ है तो क्या नहीं काम करेगा बताओ, काइनेज पार्ट ना काम नहीं करेगा और ये नहीं बनेगा। जो ये प्रोटीन फॉस्फेटेज होता है ना, ये यही काम के लिए आता है। प्रोटीन फॉस्फेटेज जो हमने बनाया इंसुलिन की वजह से, इंसुलिन की वजह से क्या आया, प्रोटीन फॉस्फेटेज, पीपी लिख देते हैं, ठीक है। ये प्रोटीन फॉस्फेटेज है ना, फॉस्फेटेज का काम क्या होता है, ये फॉस्फोरस को निकाल देना। फॉस्फोरस को निकाल दिया, जब फॉस्फोरस को निकाल दिया काइनेज और फॉस्फेटेज में, तो काइनेज क्या होगा, एक्टिव हो गया, और फॉस्फेटेज क्या होगा, इनएक्टिव। ये पीएफके की बात कर रहे हैं। मतलब तुम कंफ्यूज हो गए ना, प्रोटीन फॉस्फेटेज कैसे काम करता है, तो हम वो बता रहे हैं। फॉस्फेटेज क्या करता है, निकालता है। फॉस्फोरस को निकालता है, और फॉस्फोरस जैसे निकला काइनेज एक्टिव, और काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोरस जोड़ना। तो ये इसका फॉस्फोरस निकल करके इसमें जुड़ गया, समझ लो। आई बात समझ में। इंसुलिन कैसे काम करता है समझ में, इसको याद कर लो। इंसुलिन का लेवल बढ़ा, इंसुलिन सिग्नल देता है सेल मेम्ब्रेन को, प्रोटीन फॉस्फेटेज को एक्टिव करता है, प्रोटीन फॉस्फेटेज फॉस्फोरस को हटा देता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले एंजाइम कॉम्प्लेक्स से, और इसकी वजह से काइनेज एक्टिविटी उसकी बढ़ जाती है, और काइनेज एक्टिविटी बढ़ने की वजह से क्या हुआ बताओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट में। इतनी बात समझ में आई तो मुझे बताओ, हाँ बोलो, आई बात समझ में। तो इंसुलिन कैसे रेगुलेट करता है, इस स्टेप को समझ में आया। अब अगला स्टेप आता है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन ग्लूकागॉन को याद कर लेना एक एक स्टेप, ठीक है, बहुत बार रिपीट होता है ये। तो ग्लूकागॉन का जो रिसेप्टर होता है ना, ये 7 पास सर्पेंटाइन रिसेप्टर होता है, हमको नहीं पता ज़्यादा इसके बारे में। तो ग्लूकागॉन जब जैसे इसमें आता है ना, तो ये स्टिमुलेट करता है जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन, ग्लूकागॉन आया, किसको स्टिमुलेट किया, जी स्टिमुलेटरी प्रोटीन को। ये फॉर्मेट करता है किसको, ये किसकी फॉर्मेशन को बढ़ाता है बताओ, एडिनाइल साइक्लेस प्रोटीन को बढ़ाता है। और एडिनाइल साइक्लेस का काम क्या है, एटीपी को ये कन्वर्ट करता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है, ये पढ़े होंगे। और ये साइक्लिक एएमपी किसको एक्टिवेट करता है, प्रोटीन काइनेज ए को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है काइनेज। फॉस्फेटेज का काम क्या है, निकालना। काइनेज का काम क्या है, फॉस्फोरस जोड़ना। तो ये जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स है ना, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, इसमें ये फॉस्फोरस जोड़ने का काम कौन कर रहा है बताओ, काइनेज। तो ये काइनेज इसमें क्या करेगा बताओ, फॉस्फोरस को जोड़ देगा, ऐड कर देगा क्या, फॉस्फोरस। जब इसमें फॉस्फोरस ऐड हो गया, काइनेज और फॉस्फेटेज में फॉस्फोरस ऐड हो गया, तो हमने तुम्हें बताया था अगर फॉस्फोरस जुड़ा है तो काइनेज इनएक्टिव, तो यानी कि ये काम इनएक्टिव हो गया और ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जैसे ये इनएक्टिव हुआ, बताओ ये इनएक्टिव हुआ, तब ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट बनने देगा कि नहीं बनने देगा, नहीं बनने देगा भाई, क्योंकि काइनेज का काम क्या था, इसको करना। और अगर हमने इसको इनएक्टिवेट कर दिया किसकी मदद से, ग्लूकागॉन की वजह से। ग्लूकागॉन इतने सारे स्टेप में प्रोटीन काइनेज, जहाँ भी काइनेज आ जाए, काइनेज एक्टिव होता है, वहाँ पे काम क्या है बताओ, फ्रक्टोज ऐड करना। और फ्रक्टोज ऐड करके हम लोग काइनेज की एक्टिविटी को खत्म कर रहे हैं। काइनेज की एक्टिविटी खत्म, ये इसकी कंसंट्रेशन गिरी, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप, ग्लाइकोलिसिस धीमी बढ़ जाएगी। आया समझ। तो ग्लाइकोजन कैसे ग्लाइकोलिसिस की रेट को कम करता है समझ में आया। इंसुलिन कैसे बढ़ाता है समझ में आया, ग्लाइकोजन कह रहा है। ग्लूकागॉन कैसे कम करता है समझ में आया, और इंसुलिन कैसे बढ़ाता है समझ में आया। लॉजिक की बात साथ समझ में आया कि नहीं आया। ओके ब्रो, दैट्स इट। यहाँ बात ख़त्म हो जाती है किसकी, बताओ किसकी बात ख़त्म हो जाती है, यानी कि 3 स्टेप जो थे ना, 3 में से 2 स्टेप ख़त्म। अब बहुत सिंपल छोटे स्टेप बचते हैं। आई बात गई समझ में। तो हमने क्या कर लिया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर ये फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, और इसके लिए PFK1 था। PFK1 4 चीज़ों से एक्टिव इफेक्ट करता है, ATP, सिट्रेट, AMP और फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट। ये सुपर रेगुलेटर है,
ये रेगुलेट करता है, ये इनहिबिट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, हेक्सोकाइनेस और ग्लूकोकाइनेस, ठीक है। हेक्सोकाइनेस किससे इनहिबिट होता है बताओ ज़रा। ग्लूकोज हाँ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है। तो ये इनहिबिट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, और ये किससे होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से, ठीक है। इतनी बात समझे, ये किसके साथ जुड़ा रहता है, GKRP, ग्लूकोकाइनेज रेगुलेटिंग प्रोटीन, DNA के अंदर होता है, DNA कह रहा है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, ठीक है। यहाँ तक खेल खत्म, ये इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट, ये इंपॉर्टेंट स्टेप कंप्लीट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला था, इसका खेल खल्लास। अब आते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप बहुत सिंपल है। अगला स्टेप एल्डोलेस की हेल्प से DHAP डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। एल्डोलेस क्या करता है, फ्रक्टोज इसको तोड़ देगा एक्चुअली। ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, 6 कार्बन का कंपाउंड है, तो इसको तोड़ देगा 3-3 कार्बन कंपाउंड में, और ये इसका आइसोमर होता है, ठीक है। ये इसका आइसोमर होता है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है दोनों साइड, ठीक है। 2 हिस्से में टूटेगा, इसमें और इसमें, और ये अल्टीमेटली इसमें टूट जाएगा। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सी हो रहा है, एल्डोलेस, ठीक है। एल्डिहाइड बना ना, इसीलिए एल्डोलेस एंजाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ पे आइसोमरेज होगा, आइसोमर है ये डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, आइसोमर है इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड का, तो आइसोमरेज यहाँ पे एंजाइम होगा। सिंपल सा स्टेप है, कोई ज़्यादा चिल्लपो नहीं, एकदम सिंपल, याद हो गया। अभी तक हमने कहाँ कहाँ पे ATP दिया, पहले स्टेप में दिया और तीसरे स्टेप में दिया। अभी सिर्फ ATP दे रहे हैं, कुछ नहीं रहा। अब बात आएगी मिलने की, ठीक है। ग्लिसरॉल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड ज़्यादा रिड्यूस होता है एसिड से, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डिहाइड्रोजनेज एंजाइम का यूज़ करेंगे, सब रिवर्सिबल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक्चुअली यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड को ऐसे लिखते हैं ना, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज, एक सेकेंड स्पेलिंग गलत हो गई, डिहाइड्रोजनेज, ये एंजाइम अब इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लिसरॉल, देखो डिहाइड्रोजनेज है ना, यानी कि हाइड्रोजन निकाल रहा है। ये ज़्यादा रिड्यूस था, ये कम रिड्यूस होगा, यानी कि ये एसिड बन जाएगा। एल्डिहाइड से कम रिड्यूस कौन है, एसिड। तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड से क्या बन गया है, ग्लिसरेट, ठीक है, ग्लिसरिक एसिड या फिर ग्लिसरेट। तो ये इसमें देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज में, तो ये बन जाएगा ग्लिसरेट, ठीक है। अब लेकिन इसमें एक खास बात है, ग्लिसरेट बन गया यानी कि डिहाइड्रोजनेज ने अपना काम कर दिया। डिहाइड्रोजनेज ने क्या किया होगा बताओ, हाइड्रोजन निकाला होगा, हाइड्रोजन लेने वाला कौन है, सिर्फ एक ही है, NAD+ से NADH बन गया, यानी कि एक चीज़ तो मिल गई, ठीक है। अब समझ में, डिहाइड्रोजनेज का काम समझ में आया। अब देखो ये 3 फॉस्फेट था ना, ये 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट हो जाएगा। ग्लिसरेट तो हो ही गया, 1,3 बाई फॉस्फो, एक फॉस्फोरस था तो कोई बात ही नहीं, 2 फॉस्फोरस। यहाँ पे देखो तुमको लग रहा होगा यार फॉस्फोरस जुड़ रहा है, काइनेज नहीं आ रहा है ना, अब वही बताने वाले। 1,3 बाई फॉस्फो ग्लिसरेट बन गया, यानी कि 2 फॉस्फोरस है। इसको सिंपल ऐसे लिखते हैं 1,3 बी बाई फॉस्फो ग्लिसरेट, ठीक है। सिंपल छोटे में लिखने का आदत डालो, क्योंकि ये काम में आएगा। यानी कि इसमें ATP लगी नहीं, मतलब इसमें काइनेज आया नहीं एंजाइम में, लेकिन इसमें फॉस्फोरस जुड़ गया। एक्चुअली यहाँ पे एक खास बात है, यहाँ पे सबस्ट्रेट, मतलब यहाँ पे फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक फॉर्म में आके जुड़ता है डायरेक्ट, ATP के फॉर्म में नहीं आता। जहाँ भी ATP के फॉर्म में फॉस्फोरस जुड़ेगा वहाँ पे काइनेज यूज होता है, यहाँ पे ATP के फॉर्म में नहीं ऐड हो रहा है ना, इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, बस नॉर्मली यूज़ कर दे रहे हैं। इतनी बात समझ में आई। हाँ देखो इस स्टेप में क्या क्या चीज़ जुड़ रहा होगा, देखो ये एंजाइम है ना, तो एंजाइम पकड़ के लाया होगा अपने साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस को, और एक चीज़ क्या पकड़ के लाया होगा बताओ, NAD+ को। NAD+ को पकड़ के लाता है, और पकड़ के लाने के बाद इस पर इनके पास लाता है, और ये चीज़ बन के चले जाते हैं। इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस जुड़ गया और NAD+ जुड़ रह गया, ठीक है। इतनी बात समझ में। चलो अब अगला स्टेप करते हैं। हाँ, अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होने वाला है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इज़ नथिंग बट ऐसी फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे एक सबस्ट्रेट से अगर प्रोडक्ट बन रहा है वहीं पे ATP बन जाए,
ETC में ना बने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में अगर ATP में नहीं बन रहा है और कहीं और बन रहा है, तो कहीं भी ऐसी जगह जहाँ पे ATP बने लेकिन ETC में ना बने तो इसे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं, एक्सेप्ट फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटोसिंथेसिस में होता है, वो उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन जो ATC में बनेगा और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल, तो SLP से 1,3 बिसफॉस्फेट के यहाँ पे ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बन जाएगा, 3 PGA, 3 PGA, ठीक है। और क्या बना होगा, ADP से ATP, पहली बार ATP मिल रही है। आई बात गई समझ में बाबा। अब ये इसकी पोजीशन चेंज होगी तो बस 2, PG बन जाएगा। क्या ही है इसमें, क्या बोलूँ मैं, इसमें आइसोमरेज बोल दो या फिर म्यूटेज बोल दो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इससे पानी निकाला जाता है, क्या निकाला जाता है, पानी, और ये भी रिवर्सिबल है, H2O निकाला जा रहा है, ठीक है। इनोलेस एंजाइम यूज होता है, इनॉल पढ़े होगे केमिस्ट्री, इनॉल क्या होता है बताओ, इन और ऑल, वो अल्कोहल होता है, एल्कोहल और डबल बॉन्ड, ठीक है, इनॉल। तो यहाँ से H2O निकालते हैं इनोलेस एंजाइम की हेल्प से, इनोलेस एंजाइम की हेल्प से यहाँ बन जाता है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट, ठीक है, फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। थोड़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ रही है, सिंपल है वैसे, ऑर्गेनिक याद करने की जरूरत है नहीं, बस ऐसे देखना पड़ता चलेगा। अब ये एक आखिरी स्टेप है, ये भी क्या है, कैसा बताओ, इरिवर्सिबल, ये 10th स्टेप है, इरिवर्सिबल है, सिंपल है। इसके बाद क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, ठीक है, पायरुविक एसिड, यानी कि फॉस्फोरस निकल रहा है ना, फॉस्फोरस है यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ATP बनेगा, किसकी हेल्प से, ADP की हेल्प से, ठीक है, ADP आएगा, ATP बनेगा। एंजाइम कौन सा है बताओ, पायरुवेट, देखो पायरुवेट काइनेज, फॉस्फेनॉल पायरुवेट काइनेज कर देंगे, अरे पायरुवेट काइनेज ही बोलते हैं वैसे, पायरुवेट काइनेज, आए बस समझ में। ओके सर, थक गया मैं। देखो पायरुवेट काइनेज भी अब स्टिमुलेट होता है किसकी हेल्प से बताओ, PK बोलते हैं इसको, ये स्टिमुलेट होता है फॉस्फ्रक्टो 1,6 बिसफॉस्फेट। सिंपल लॉजिक है यार, ये ज़्यादा बन रहा है ना, अगर ये एक्यूमुलेट हो रहा है तो ये कहेगा भाई आगे बढ़ो, रास्ता दो, रास्ता कैसे मिलेगा, जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा, जैसे जैसे पायरुवेट एसिड बनता जाएगा वैसे वैसे रास्ता खाली होगा, चेन है, बीच में कोई खड़ा हो जाएगा, दिक्कत होगी ना, तो उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, उसको उसका काम कंप्लीट करो, यानी इस स्टेप को जल्दी बढ़ाओ। स्टेप को जल्दी बढ़ाने के लिए पीछे वाला इसको समझ लो धक्का दे रहा है, पीछे वाला पायरुवेट काइनेज को धक्का दे रहा है, एंड दैट्स ऑल, यहीं तक था जो था। ग्लाइकोलिसिस इज कम्प्लीटेड इन अबाउट 1 hour and 7 minutes। सिंपल था, बहुत टफ टॉपिक नहीं है, बस किताब से पढ़ोगे तो घूम जाओगे, अब पढ़ोगे नहीं घूमोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा क्लिनिकल पे आ जाता है, क्लिनिकल इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। क्लिनिकल में सबसे पहले पढ़ते हैं आर्सेनिक पॉइजनिंग, आर्सेनिक का यही है ना भाई, ये आर्सेनिक पॉइजनिंग। वैसे आर्सेनिक कई जगह पे इफेक्ट करता है, तो ग्लाइकोलिसिस के रिस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक जगह पे ये इफेक्ट करता है, अभी तुमको हमने बताया, देखो फॉस्फोरस इनऑर्गेनिक स्टेट में एक जगह पे आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तुम्हें पता होगा नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बिगाड़ी याद होगा ना पीरियोडिक टेबल में, फॉस्फोरस के जस्ट नीचे आर्सेनिक है, तो अगर फॉस्फोरस की जगह आर्सेनिक आ जाए तो कुछ चेंजेस होते हैं ग्लाइकोलिसिस में, वही चेंजेस किसके पार्ट हैं, आर्सेनिक पॉइजन के पार्ट हैं। तो देखो ये कौन सा एंजाइम है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। अगर हम लोग ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम में हम लोग आर्सेनिक ऐड कर दें, और NAD तो ऐड ही हो ही रहा है, ऐड कर दें, तो जानते हो ये काम क्या कर रहा था, बताओ बताओ, ये सुनो, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर रहा था। किस में कन्वर्ट कर रहा था बताओ, पहले इसको हटाते हैं, आर्सेनिक हटाते हैं, ये किसको, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट कर रहा था, ठीक है। और फिर इसके बाद ये किस में कन्वर्ट कर रहा था, 3 PGA में, ठीक है। आर्सेनिक जोड़ने के बाद क्या होता है पता है, ये वाला स्टेप कैंसिल हो जाता है,
ये स्टेप नहीं होता, ये डायरेक्ट ऐसे बन जाता है। आर्सेनिक जुड़ने के बाद डायरेक्ट ऐसे। अब देखो इसका नुकसान जानते हो क्या हो रहा है? इसका नुकसान ये है, देखो यहाँ पे एक ATP मिलता है, यानी कि डायरेक्ट अगर ये बन गया तो ATP नहीं मिलेगा, और ये यहाँ से यहाँ तक जाने में NAD+ बन रहा था, NADH बन रहा था एक, तो NADH नहीं मिला, तो यानी कि NADH और ATP का लॉस हो गया। NADH और ATP का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो आर्सेनिक पॉइजनिंग में क्या हुआ? NADH और ATP का लॉस हो जाता है, यानी कि एनर्जी की डेफिशिएंसी होने लगती है। ये पहला क्लिनिकल, यानी आर्सेनिक की वजह से क्या हुआ, समझ में आया? दूसरा क्लिनिकल क्या है? RBC में जो ये स्टेप होते हैं ना ग्लाइकोलिसिस में, इसमें क्लिनिकल क्या है ये बस समझ लो, एक फैक्ट वाली बात हो गई। तो ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, फिर इसके बाद 3PJ जाना चाहिए ना। तो RBC में एक्चुअली क्या होता है? RBC में थोड़ा सा कुछ चेंजेस होते हैं। ये एक्चुअली आइसोमरेस या फिर म्यूटेस एंजाइम की हेल्प से ये 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाता है म्यूटेस। अब देखो 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट को जानते हो क्या कैसे? इसको इसको ये भी कह सकते हैं 2,3 DPG भी कहते हैं। अरे वही चीज़ है यार, 2,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट बोलो या फिर 2,3 डाईफॉस्फोग्लिसरेट बोलो। ये कहाँ पढ़ते हैं? ये बहुत पढ़ा है रेस्पिरेशन में, पढ़ता होगा ना। ये क्या हो रहा है आज? 2,3 ये पढ़े होगे ना, तुमको पता होगा। अगर सेल में ये बढ़ रहा है, अगर RBC में ये बढ़ रहा है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी घट जाती है। कैसे घटती है? RBC में अल्फ़ा चेन होती है, 2 बीटा चेन होती है, अल्फ़ा चेन होती है। तो ये अल्फ़ा चेन को, मतलब ये बीटा चेन को क्रॉस लिंक करा देता है। बीटा चेन को जैसे ही क्रॉस लिंक कराता है ना, तो O2 स्किप कर जाती है। हीमोग्लोबिन की बात करें, हीमोग्लोबिन में अल्फ़ा चेन और बीटा चेन होती है, तो ये बीटा चेन की क्रॉस लिंकिंग करा देता है, क्रॉस लिंक कराने लगता है। ठीक है, रिवर्सिबल ही होगा, रिवर्सिबल नहीं होगा। तो इसकी वजह से क्या होगा? O2 स्केप कर जाएगी, यानी कि अगर ये इसका लेवल बढ़ेगा तो ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी हीमोग्लोबिन की घटती है। आई बात समझ में? ये कहाँ बढ़ेगा बताओ? टिश्यू के पास बढ़ेगा। ठीक है, आई बात समझ में? दूसरा क्लिनिकल। तीसरा है फ्लोराइड। इस क्लिनिकल में क्या हुआ? म्यूटेज आ गया। म्यूटेज होता ही है, मतलब ये नॉर्मल मैकेनिज्म है यार, ये तो नॉर्मली होता ही है ना। ये क्लिनिकल नहीं है एक तरह से, ये तो फैक्ट वाली बात हो गई। बाकी सेल में कहीं, बाकी दूसरी सेल में ये नहीं होता, केवल ये कहाँ पे होता है? RBC में, क्योंकि RBC में ही ऑक्सीजन छोड़ने वाला काम हो रहा है। RBC को बाइंड करना छोड़ना कहाँ पे होता है? ये ऑक्सीजन को छोड़ना बाइंड करना कहाँ? तो RBC में ही तो होता है। बता बात, ये रेस्पिरेशन वाला चैप्टर का था तो बता दिया। और इसके बाद क्या है? इनोलेज। इनोलेज एंजाइम जो होता है ना, इनहिबिट होता है किसकी वजह से? फ्लोराइड। और इसी की मदद से हम लोग क्या करते हैं? ब्लड को स्टोर करने के लिए हेल्प करते हैं। ब्लड स्टोरेज में ब्लड स्टोर कर रहे हैं और उसके अंदर का सारा ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ जा रहा है पायरुविक एसिड में। ब्लड खराब हो जाएगा ना, तो एक स्टेप रोक दो, पूरी लाइन में से एक स्टेप को रोक दो, एक जगह टांग अड़ा खड़े हो जाओ, बाकी लोग बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे ना। बस वही काम है, एक जगह फ्लोराइड से एक स्टेप को हमने रोक दिया। अब ब्लड में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल था कांस्टेंट रहेगा, मेंटेन रहेगा, इसीलिए स्टोरिंग में, RBC की स्टोरिंग में यही यूज़ करते हैं। तो बैलेंस शीट क्या बनती है? एक ग्लूकोज था, 2 ATP बनते हैं। अब ये कैसे बनते हैं सब पता हुआ तुम लोग को। 2 NADPH बनता है और 2 पायरुविक एसिड बनता है। आई बात गई समझ में? और बाकी सारी चीज़ें सिंपल है। अगर हम लोग ग्लूकोज का लेवल घटेगा तो ग्लाइकोजन बढ़ेगा, ग्लाइकोजन G स्टिमुलेटिंग प्रोटीन बनाता है, फिर एडेनाइल साइक्लेज बनता है, एडेनाइल साइक्लेज ATP को CMP में बदलेगा, फिर ये प्रोटीन काइनेज A को स्टिमुलेट करेगा, प्रोटीन काइनेज A फॉस्फोरस जोड़ देता है, फॉस्फोरस जोड़ देगा, अगर फॉस्फोरस जोड़ दिया अगर किसी में तो क्या होगा बताओ? काइनेज एक्टिविटी उसकी घट जाएगी। अब देखो पायरुवेट काइनेज एंजाइम एक था ना 10th स्टेप में, 10th स्टेप में पायरुवेट काइनेज एंजाइम था। अगर इसमें हमने क्या जोड़ दिया बताओ? फॉस्फोरस जोड़ दिया, तो इसकी काइनेज एक्टिविटी रुक जाएगी ना। तो ग्लूकागॉन जब निकलता है बॉडी में, ग्लूकागॉन का काम क्या था जरा सोचो? ग्लाइकोलिसिस को रोकना। सही। तो एक जगह रोकनी कहाँ थी? यहाँ थी। कहाँ थी? यहाँ पे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले में, यहाँ पे एक जगह यहाँ रोक रहा था। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज 2 को रोक रहा था, एक जगह यहाँ रोक देगा तो यहाँ से स्टेप रोक दिया, और एक जगह ये है रोकने की। कहाँ पे? ये आखिरी वाली, यहाँ वाली। यहाँ से भी ग्लूकागॉन बढ़ता है
तो काइनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है किसी और की, प्रोटीन काइनेज एक्टिविटी आती है जिसकी वजह से वो फॉस्फेट लगा देता है। तो फॉस्फेट लगा दी तो यहाँ वाली काइनेज एक्टिविटी गई और यहाँ वाली गई, दोनों जगह काइनेज एक्टिविटी गई, यानी कि रिएक्शन रुक गई, ग्लाइकोलिसिस स्टॉप हो गई। आई बात गई समझ में? ठीक है। अब देखो हम तुमको एक और क्लिनिकल बताते हैं जो इम्पोर्टेंट है। वो है क्या, ये कौन सा क्लिनिकल होगा, 5 या 6वां होगा क्या? चलो ठीक है। पायरुवेट काइनेज एंजाइम की अगर डेफिशिएंसी हो गई, यानी जीन वीन इसका काम नहीं कर रहा है, ठीक है, या फिर इसको ये ख़राब हो गया, तो इससे क्या होता है, हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। हीमोलिटिक अनीमिया क्यों ये क्यों? अब इसका समझाते हैं कैसे। देखो जो आरबीसी का डेवलपमेंट स्टेज होता है ना, तो न्यूक्लियस मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं, यानी जितना एंजाइम पहले बन गया तो उतना ही है, उसके बाद नया तो बनेगा नहीं। तो यानी कि एक बार जो आरबीसी में पायरुवेट काइनेज बन गया फिर वो चलता ही चाहिए, चलते रहना चाहिए। अगर वो गया तो फिर आरबीसी की ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, आरबीसी की प्रीमेच्योर डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो आरबीसी पायरुवेट काइनेज एंजाइम की कमी होगी तो हीमोलिटिक अनीमिया क्यों है, समझ में आया? क्योंकि ग्लाइकोलिसिस रुक जाएगी, ग्लाइकोलिसिस रुकेगी तो सेल के अंदर एटीपी नहीं आएगा, एटीपी नहीं आएगा तो सेल में आरबीसी का सेप बाई कॉन्वेक्स होता है ना, एटीपी की मदद से ये सोडियम पोटेशियम ट्रांसपोर्ट की मदद से सोडियम बाहर भेजता है और पोटेशियम अंदर लाती है। तो इससे क्या है, इसकी सेल की मेम्ब्रेन की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। अब क्या हुआ, ये पायरुवेट काइनेज एक्टिव है नहीं, एटीपी खत्म, सोडियम बाहर भेज नहीं पा रहा, यानी सोडियम अंदर एक्यूमुलेट करता जाएगा। और सोडियम क्या आता है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ाएगा, ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी, ये बाई कॉन्वेक्स से स्फेरिकल हो जाएगा, स्फेरिकल, और इसकी इलास्टिसिटी तब खत्म, तो ये स्प्लीन में जा करके डेड हो जाएगी, तो मर जाएगी। तो इसी क्या है, हीमोलिटिक अनीमिया, हीमोलिसिस, यानी कि आरबीसी की डेथ होती चली जा रही है। आई बात गई समझ में? हाँ तो ठीक है, यहाँ तक कहानी हो गई। चलो फिर इसके बाद शुरू करते हैं, एक नई चीज़ बता देते हैं, एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस। एनएरोबिक कुछ नहीं होता है कि ऐसी ग्लाइकोलिसिस जिसमें जो पायरुविक एसिड है ना वो आगे की स्टेप में ना जाए, वो वहीं पे ख़त्म हो जाए, फिर पायरुविक एसिड कुछ और बन जाए, ठीक है। अब कुछ और में क्या बन सकता है पायरुविक एसिड, बताओ? इथेनॉल बन जाता है और लैक्टिक एसिड बन जाता है। तो हम लोग ह्यूमन की बात करेंगे तो ह्यूमन में लैक्टिक एसिड बनता है कई जगह पे। तो एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस बताओ कहाँ कहाँ हो सकती है? तो सबसे ऑब्वियस रीज़न है आरबीसी, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया ही नहीं होता, तो आरबीसी में। दूसरा है मेडुला ऑफ किडनी, ये याद कर लो, मेडुला ऑफ किडनी याद करने वाले फैक्ट हैं। तीसरा है टेस्टीज में भी होता है कुछ कभी कभी। चौथा है आई लेंस। पांचवा है हाइपोक्सिया, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करें, अगर हाइपोक्सिया हो गया तब भी हमारे बॉडी में कुछ देर के लिए होता है। और छठवा है स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं तो स्केलेटल मसल में भी होता है, ठीक है। तो एक बात हम बता रहे थे कि पायरुविक एसिड देखो मतलब हम ये कह रहे थे कि पायरुविक एसिड के बाद अगर कहानी आगे नहीं बढ़ रही है तो क्या होगा सेल में। एक्चुअली देखो NAD+ सेल का किस में कन्वर्ट हो गया, NADH में, NADH में। जब पायरुविक एसिड आगे नहीं जा रहा है ना, तो यानी कि ये NADH यूज़ नहीं हो पा रहा है, नहीं यूज़ हो रहा, नॉट यूज्ड। क्यों यूज़ नहीं हो पा रहा है? क्योंकि ये कहाँ यूज़ होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये कहानी जा नहीं रही तो ये यूज़ नहीं हो पा रहा, तो ये एक्यूमुलेट करेगा। जैसे ही एक्यूमुलेट करता है ना, तो ये पॉजिटिवली स्टिमुलेट करता है एक एंजाइम को, और उस एंजाइम का नाम है लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसको LDH प्यार से कहते हैं, ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज का काम बस इतना, ये पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टिक एसिड में। और ये करता क्या है, ये NADH को NAD+ में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि इसकी सप्लाई मेंटेन करेगा। क्योंकि अगर देखो यहाँ पे ये एक्यूमुलेट कर रहा है ना, तो कुछ टाइम बाद ये सारे ख़त्म हो जाएंगे, और अगर ये सब खत्म हो गया तो ग्लाइकोलिसिस भी बंद, यानी कि सेल में एक तो ये हो क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वाले स्टेप हो नहीं रहे हैं, और ऊपर से अगर ग्लाइकोलिसिस भी नहीं हुई तो सेल पूरी तुरंत मर जाएगी, सेल की एनर्जी बिल्कुल ही ख़त्म।
एटलीस्ट ग्लाइकोलिसिस में कुछ तो एनर्जी मिल रही है ना, तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए इसकी सप्लाई मेंटेन करनी पड़ेगी। और इसकी सप्लाई मेंटेन कैसे होगी, जब LDH स्टिमुलेट होगा और LDH पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा, और तब हमारा ये दोबारा से रेडी तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर दोबारा से ग्लाइकोलिसिस में यूज होने लगेगा। अब देखो अभी बात आती है कि ये लैक्टिक एसिड का क्या। तो लैक्टिक एसिड एक्चुअली यूज़ हो जाता है किडनी में, किडनी कह रहा हूँ, लीवर में और हार्ट में। लीवर और हार्ट में ये क्या होता है, ये लैक्टिक एसिड दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में, और दोबारा से लीवर हार्ट में ये दोबारा ETC क्रेब्स साइकिल और ETC में चला जाता है। यानी कि ये लैक्टिक पायरुविक से लैक्टिक एसिड बना, फिर लैक्टिक एसिड से दोबारा पायरुविक एसिड बन जाएगा कहाँ पे, लीवर और हार्ट में। ठीक है, और दोबारा से ये अपनी सारी प्रोसेस कंप्लीट कर लेगा। क्योंकि अगर लैक्टिक एसिड बॉडी में कहीं जमा हो जा रहा है, जैसे खुद एक्सरसाइज कर लो पैर दुखने लगता है, तो वहाँ पे लैक्टिक एसिड जमा हो गया, तो वहाँ का लैक्टिक एसिड जाता है ब्लड के थ्रू लीवर में, क्योंकि अगर जमा रहेगा तो पेनफुल कंडीशन मेंटेन रहेगी, तो धीरे धीरे उसको डिफ्यूज आउट करके लीवर तक पहुँचाएंगे, फिर लीवर में उसको दोबारा से पायरुविक एसिड में कर देंगे, दोबारा से नेचुरल कंडीशन पे ला देंगे। आई बात गई समझ में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्लाइकोलिसिस, and the next topic definitely is going to be Krebs cycle, and that will be in the next video. So hope you guys liked it, and thank you so much. हिंदी में था तुम लोग को समझने के लिए, समझाने के